जो एक रियल खुशी है वो चीज़ मुझे खुद फील हुई है कि हाँ मेरे साथ साथ मुझे तो हुई हुई देश के सभी देशवासियों को हुई। तो बहुत ज़्यादा चेंज आया इसके बाद। और एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं देश के काम आया हूँ कि मैंने ऐसा काम किया है। और इससे जो आने वाले और बच्चे हैं जो खिलाड़ी हैं या जो भी अपने देश के युवा जिस जिस फील्ड में भी हैं वो शायद ऐसे थोड़ा इंस्पायर होंगे तो अपने देश का और ज़्यादा नाम होगा। नीरज चोपड़ा सूबेदार से नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विनर। आर्मी में रहने का आपके खेल पर, आपकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा और क्या ये आपको मदद किया जब आप फाइनल टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे थे? जी देखो, बिल्कुल मैंने 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी और मुझे सच में दिल से काफ़ी अपनी इंडियन आर्मी पसंद है। और बिल्कुल सभी का इंडियन आर्मी का हमेशा से सपोर्ट रहा है, क्योंकि देखो अपने फौजी भाई हम वो तो अपने देश की सेवा करते ही हैं। और अभी जैसे हम अभी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से हमने आर्मी में मतलब हम आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन आर्मी यही बोलती है कि आप लोग खिलाड़ी हो, आप खेल में देश का झंडा ऊपर करो। तो हम पूरा अपनी मेहनत कर रहे थे और हमने आर्मी के साथ साथ खेल में अपना तिरंगा वहाँ पे लहराया। और बहुत ही खुशी हुई कि जब टोक्यो में अपना राष्ट्रगान बज रहा था। राष्ट्रगान जब बज रहा था और आप पोडियम पर खड़े हुए थे, मेडल ले रहे थे, तो यहाँ 135 भारत वासियों के लिए ना जिस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कूद रहा है, आपके थ्रू बहुत से लोगों ने अपना एक सपना जिया है, अपनी एक ड्रीम कम ट्रू देखी है। आप जब वहां खड़े हुए थे तो आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था? देखो मेरा भी एक सपना ही था, मुझे लगता है हर खिलाड़ी का सपना होता है, वो चाहे इंडिया का खिलाड़ी हो या पूरे वर्ल्ड में कोई भी खिलाड़ी है, एक ऐसे स्टेज पे जाके ओलंपिक जैसे खेलों में तो सभी का एक सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतूं और हमारा राष्ट्रगान बजे। तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत ही इस बात की खुशी थी। और साथ के साथ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ये सिर्फ मेरी खुशी नहीं है, इस खुशी में अपना पूरा देश खुश है। तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग थी। आप जब झंडा लेकर वहां भागे और उसके बाद झंडा जिस तरह से आपने फोल्ड किया, बहुत लोगों ने कहा कि ये आर्मी की ट्रेनिंग है, जिस तरह से आपने झंडे को फोल्ड करके उसे रखा। झंडा, तिरंगा एक खास अहमियत रखता है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतवासी के लिए। आप जब ये कलर्स पहनते हैं किस तरह से महसूस होता है? जब आप गए वो फाइनल खेलने, आपने मेरे ख्याल से पहले या दूसरे थ्रो में ऐसा एक मुकाम हासिल कर लिया कि कोई उसके नजदीक आ नहीं रहा था। थोड़ी सी नर्वसनेस थी 6 राउंड जब तक कंप्लीट नहीं हुए, लोगों के स्कोर देख रहे थे आप? जी बिल्कुल, वो उस टाइम कंपटीशन में रहता है, पर मैं सबसे पहले आपको तिरंगे वाली बात बता देता हूँ कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं बस आर्मी में हूँ तो मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर भारतवासी को, या खिलाड़ी तो करता ही है, क्योंकि अगर खिलाड़ी वहाँ पे अपने देश के लिए खेलने गया है तो सबसे पहले वो अपने तिरंगे का सम्मान करता है। और दूसरी बात नर्वसनेस बस थोड़ा सा जब कंपटीशन चलता रहता है। वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी थी और बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हैं और बाकी थ्रोवर्स भी वर्ल्ड के बहुत तगड़े थे वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत मन में रहता है कि कहीं कोई दूसरा थ्रोवर आगे थ्रो ना कर दे। तो हमको अपना माइंड प्रिपेयर रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि भाई मैंने पहले 2 थ्रो अच्छे कर दिए और मैं रिलैक्स हो जाऊँ कि बस हाँ अब अपना गोल्ड है या मेरा मेडल आ गया है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ थी कि कभी भी कंपटीशन बदल सकता है, कोई भी थ्रो अच्छी कर सकता है। पर मुझे लगता है कि उस दिन सभी की दुआएं थी, भगवान अपने साथ था और अपना गोल्ड आया। नीरज जी, आपने जब वो फेंका भाला, उसके बाद ही आपने जैसे इस तरह से कर दिया, तो आपको अंदर लग रहा था कि ये शायद मेरा बेस्ट थ्रो है, मैंने अपना पहले का रिकॉर्ड, अंदर से कुछ लग रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहले से ही है। जब मैं थ्रो करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है, शायद मुझे नहीं, हर जेवलिन थ्रोअर को या हर एथलीट को जिसका एफर्ट लगता है, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ में, मतलब मुझे 10 साल से मैं जेवलिन थ्रो कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो मेरा बेस्ट है। तो वो मुझे लगा और मैंने ऐसे हाथ उठा दिया और वो उस वहाँ का ओलंपिक का बेस्ट थ्रो था।
दुआओं में माँ बाप की दुआएं बहुत होती हैं, और 12 साल की उम्र में जो आपके बारे में पढ़ा कि आप ओवरवेट थे और माँ बाप चाहते थे कि आप जिम जाकर वर्कआउट करें, कभी उस वक्त माँ बाप ने या आपने सोचा था कि ये वर्कआउट करते करते शेप में आते आते इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरह के आप बन जाएंगे कि आपका कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा दुनिया में? देखो, माँ बाप का तो रहा है जी, माँ बाप की दुआएं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरी फैमिली की मेरे साथ सपोर्ट है और दुआ, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम सभी साथ रहते हैं। तो सभी का एक बहुत ही ऐसे अपने बच्चे की तरह, चाहे उसमें मेरे दादाजी हैं, अंकल हैं, पापा हैं, या जो भी परिवार में फैमिली में आदमी है, वो सभी मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, वो मेरे हिसाब से हर एक जो भी एथलीट आप ले लो इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से उठता है, लेकिन जो एक फैमिली की जो एक सपोर्ट होती है, मोटिवेशन देने की या फिर ऐसे विचारों से सपोर्ट करने की कि हाँ आप बस खेलो, अपनी मेहनत करो और हम पीछे आपको सपोर्ट करेंगे पूरा, तो वो एक बहुत ही ज़रूरी होती है। तो शायद वो चीज़ काफ़ी सहायक रही मेरे स्टार्टिंग से ही। नीरज जी, आपने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली से कई लोग आते हैं, उन्हें अपने सपने साकार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। आप 17 लोगों की जॉइंट फैमिली से आते हैं, और फैमिलीज में प्रायोरिटीज होती हैं कि कहाँ पैसे खर्च होने हैं, और खेल कूद को थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी माना जाता है। और कहीं कहीं कुछ फैमिलीज में ये भी होता है कि अरे खेल कूद अगर प्रोफेशनल लेवल तक आप ना ले जाएं तो आप करेंगे क्या जिंदगी में। तो इस तरह के आज की नई पीढ़ी आपसे जानना चाहती है, इस तरह के दोराहे कभी आए, कभी चूज करना पड़ा, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा? ये तो बात बिल्कुल जी सही है कि स्पोर्ट्स का एक ऐसा रास्ता है कि वो बिल्कुल आप उसमें श्योर नहीं हो कि आपका पक्का इसमें कैरियर अच्छा होगा या आप जहाँ पे आपने सोचा है वहाँ तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि बहुत ही ऐसी दिक्कतें आती है, कुछ भी आप इंजरी लगा लो या फिर ठीक तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ या अच्छी तरह का स्पोर्ट कुछ भी अगर हमको अच्छे से ट्रेनिंग ना मिल पाए, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सभी चीज़ें परफेक्ट मिलती हैं तभी आप उस लेवल तक जा सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग से ही आप मिडिल क्लास फैमिली से तो हो, अगर पैसे से ना भी सपोर्ट कर पाए, लेकिन अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रोंग रखना चाहिए। कि कई बार अभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाते हैं तो बड़ा जल्दी रिजल्ट उनको चाहिए कि स्पोर्ट्स कर रहा है तो बस हमको 1 साल के अंदर मेडल ला के दे दे और बस हमारा बेटा या बेटी उस मुकाम तक पहुंच जाए। तो वो एक स्पोर्ट्स का जो रास्ता है वो बहुत ही स्लो है, और धीरे धीरे करके जब आना है तभी आएगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्टकट नहीं कभी भी अपनाना चाहिए कि ओवर ट्रेनिंग कर लें या फिर बहुत ज़्यादा खा लें तो जल्दी रिजल्ट आएगा, तो वो एक स्लो प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सभी बस अपने आप ऊपर विश्वास रखिए और सही तरीके से ट्रेनिंग करिए जो बच्चे करना चाहते हैं, और बस पेशेंस रखिए तो बिल्कुल टाइम पे सब मिलेगा। आप 23 साल की आपकी उम्र है, आप इतनी मेच्योरिटी से कैसे हैंडल कर लेते हैं? ये क्या ट्रेनिंग का हिस्सा है, या आप क्योंकि सबसे बड़े थे जॉइंट फैमिली में तो एक जिम्मेदारी का एहसास बचपन से था? जी, वो तो बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा तो हूँ बच्चों में, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे ग्रुप मिला, जो सीनियर और जिनके साथ मैं शुरू से ही रहा, तो उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई की तरह मुझे रखा। और जो बातें मुझे लगती थी कि भाई हाँ, ये जिन बातों का मुझे पता भी नहीं था, तो वो सभी बातें उनसे पता लगती गई। और जैसे जैसे मैं आगे खेला, कहीं इंटरनेशनल खेलने गया या फिर कहीं पे मेडल जीता, तो बस तब से ही थोड़ा थोड़ा सबसे बात करके थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में वैसे तो पता नहीं, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स के बारे में मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ, कि काफ़ी कुछ सिखा देती हैं कई चीज़ें। जैसे इंजरी आई तो इंजरी आने का क्या कारण था वो मुझे पता लगा कि किस टाइम ओवर ट्रेनिंग होती है या किस टाइम हमको रुकने की ज़रूरत है उस टाइम पे। तो ये कई चीज़ें हैं, खासकर इंजरी जब आती है तो खिलाड़ी को बहुत कुछ सिखाती है। तो आपकी जब इंजरी आई, आपका इलाज शायद मुंबई में हुआ था, डॉक्टर्स आपके साथ थे, उस वक्त कभी आपके दिमाग में ये आया कि आगे क्या होगा, मैं खेल पाऊंगा कि नहीं? ऐसी चिंता कभी थी दिमाग में? बिल्कुल जी, देखो जब इंजरी होती है तो एक दिमाग में ये चीज़ आती है, और वो
मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंजरी मुझे उस टाइम हुई थी और मेरी सर्जरी हुई थी। और मैं थैंक यू करता हूँ डॉक्टर दिनसाव पारदीवाला कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल जो सर्जरी की और मेरा बहुत अच्छे से रिहैब हुआ और बड़ी अच्छी तरह से मैंने फिर दोबारा कम बैक किया। तो जो वो बीच का टाइम था, इंजरी हुई उसके बीच का टाइम, वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मन में यही बात रहती है कि पता नहीं कैसा कम बैक होगा या मैं दोबारा उस लेवल की थ्रो कर पाऊंगा कि नहीं, वैसी फिटनेस मैं दोबारा कैसे बनाऊंगा। तो वो चीज़ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खेल का एक हिस्सा है। इंजरी अगर आपको आती है तो आपको उस टाइम पेशेंस भी रखना पड़ता है और आपको जो भी एक स्लो प्रोसेस होता है उसके साथ चलना पड़ता है। तो शायद वो चीज़ हमने मेंटेन की और उसी का हमको नतीजा फिर आगे मेंटल मिला। स्ट्रेंथ कितना रोल प्ले करती है एक खिलाड़ी को आम अच्छे खिलाड़ी से ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर बनाने में? मुझे लगता है कि अभी हमारा फिजिकल स्पोर्ट है, लेकिन अगर उस लेवल पे हम खेल रहे हैं तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मेंटली वीक हैं तो हम अपनी फिजिकल फिटनेस का उधर फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ। और क्योंकि मुझे पहले ही महसूस हो रहा था कि ये मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का सबसे ज़रूरी दिन है। आज तक मैं जितने भी गेम खेल रहा हूँ, ये आज का जो दिन है, जिस दिन मैं ओलंपिक में खेल रहा, तो ये सबसे ज़रूरी दिन है। और आज कोई भी ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए कि मैं बाद में मुझे अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो मैं बाद में रिग्रेट करूँ कि यार मैं ये कर लेता तो ऐसा रिजल्ट आता। तो मैंने अपना 100% दे दिया, चाहे उसमें कुछ भी होना था। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई कुछ इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए। बस मुझे लग रहा था कि बस यहाँ पे 100% देना है, क्योंकि ये दिन 4 साल के बाद आया। अभी तो 3 साल के बाद आया, क्योंकि 5 साल में ओलंपिक हुआ कोरोना की वजह से, पर बहुत लंबा टाइम रुकना पड़ता है ओलंपिक्स के लिए। तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। नीरज जी, आपको पता है कि आज देश की जितनी यंग लड़कियां हैं वो नीरज चोपड़ा को देखकर बिल्कुल इस वक्त फ्लोर्ड हैं और नीरज चोपड़ा नया हीरो है और गुड लुकिंग है। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप सुपरस्टार हैं और किसी फिल्मी हीरो से ज्यादा इस वक्त आपकी फैन फॉलोइंग है, खास करके लड़कियों में? देखो जी, वो देखो एक अच्छी बात है ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मैं अभी फोकस जो है अपने गेम पे रखना चाहता हूं। और तो फिल्म वगैरह में नहीं अभी कोई मैं गर्लफ्रेंड नहीं? अभी अपना स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे। और तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है? तो वो देख लेंगे अगर सही लगा तो उस टाइम पर। अभी तो तो अभी कोई नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ तो नहीं। अब आप सबसे ज्यादा एलिजिबल बैचलर हैं इस देश के, ये फीलिंग कैसी लग रही है? बस मैं इस बारे में तो यही बोलना चाहूंगा जी कि हाँ, एक अच्छी बात है। देखो ऐसा इतना उनकी तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी बस पूरा फोकस अपना अभी अगले साल फिर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसके बाद फिर आगे के टूर्नामेंट और ओलंपिक्स आ जाएंगे। तो हाँ, तीन साल में पेरिस भी जाना है, एक और गोल्ड भी लाना है। वो तो देखो टाइम पे पता लगेगा जी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए भी। और थोड़ा इस चीज से थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ऐसे सुपरस्टार वाली जो आपने बोला फीलिंग, वो थोड़ा सा ना ही आए तो अंदर वो अच्छा रहेगा। तो कैसे कंट्रोल करेंगे उसको? बस अपनी ट्रेनिंग करूंगा अच्छे से और उसी पे ज्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वही चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पोर्ट्स में मतलब ऐसी फीलिंग थोड़ा सा आना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। हो जाता है। तो अपना स्पोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखूंगा जी। नीरज जी, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके थोड़े से लंबे बाल हैं और आपने बड़ी स्मार्ट टक्सेडो पहनी हुई है और आपसे वहां पर एमसी पूछ रहा है कि ये जो लंबे बाल हैं आपने कौन से फिल्म स्टार को देख कर रखे हैं? तो आपने कहा ये आपका अपना फैशन है, और फिर आपने उससे, वो अंग्रेजी में आपसे बात कर रहा था तो आपने उसको कहा हिंदी में बोलिए। ये बहुत वायरल हो रहा है पिछले कुछ दिनों में वीडियो। तो नीरज चोपड़ा पर्सनल लाइफ में कैसा इंसान है? फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस? पर्सनल लाइफ में देखो, मुझे जब जैसे आपके सामने बैठा हूं तो शायद मैं ऐसे ही रहता हूं किसी के साथ भी। तो वो वहाँ पे, हाँ जी, मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन था और वहाँ पे मैं गया था। तो बालों का तो ऐसा है जी, मुझे शुरू से ही मैं लंबे रखता था तो मुझे शौक था।
और वो मेरी थोड़ी मजबूरी थी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि हिंदी में बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि अपने इंडिया में इस चीज़ को, हिंदी को थोड़ा मतलब सब इंग्लिश बोलते हैं और लोग चाहते हैं कि हिंदी को थोड़ा सपोर्ट करे, तो पर इसलिए आपको लगता है कि हिंदी बोलने वालों को थोड़ा कुछ नीचा महसूस या इंफीरियर महसूस करना चाहिए, या आपने नहीं नहीं एटीट्यूड नहीं से कहा? नहीं, क्यों क्यों करना चाहिए जी। सभी अगर हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदी बोलो, इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलते कि मैं मत सीखो, वो भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी बोलो, उसमें प्राउड फील करो, ऐसी कोई उसमें वो बात नहीं है। अपनी लैंग्वेज है। अभी दूसरी कंट्री के मैं देखता हूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी की बात करूंगा, दूसरी देश के कितने बड़े खिलाड़ी हों, वो बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो प्राउड फील होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। मुझे ये बताइए कि आपने जैसे ही गोल्ड जीता, आपने इसे डेडिकेट किया मिल्खा सिंह जी को। शायद जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर वो होते और आशीर्वाद देते तो और अच्छा रहता, आप सामने उनको दिखा सकते थे गोल्ड। बिल्कुल होता है जी, और मेरे दिमाग में यही बात आई थी पहले, क्योंकि जब भी मैंने उनके पहले भी इंटरव्यू देखे थे, वो बोलते थे कि बस मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि कोई अपने देश का नौजवान या कोई भी लड़की वहाँ पे जाए और मेडल लेके आए, और खासकर राष्ट्रगान बजे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उनका सपना पूरा होगा। तो मेरा कई बार मन करता था कि मैं जब भी चंडीगढ़ की तरफ या पटियाला उधर कैंप में जाता था तो मैं मिल्खा सिंह जी से मिलूं, पर दिमाग में एक ही बात आती थी, बस ओलंपिक के थोड़े दिन है, तो काश मैं इतनी मेहनत करूं कि वहाँ पे मेडल जीतूं, क्योंकि गोल्ड का एक बहुत ही क्योंकि गोल्ड एक ही को मिलता है और सभी पूरे वर्ल्ड के एथलीट इसके लिए मेहनत करते हैं। तो मैं सच बताऊं तो गोल्ड के लिए कोई ऐसा नहीं था कि हाँ हमारा आएगा, लेकिन मैं मेडल के लिए मेहनत कर रहा था, और अभी गोल्ड मिला है तो फिर मुझे लगा कि यार हमारे देश के एथलीट इतने, उनका जो पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसमें मिल्खा सिंह जी भी हैं, पीटी उषा मैम हैं, जो बहुत ही एक कम टाइम से मेडल से चूक गए थे, तो वो मेरे दिमाग में आई, और मुझे अभी यही लग रहा है कि बस मिल्खा सिंह जी अभी हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन वो जहाँ भी हैं खुश होंगे और इस चीज़ को देख के बड़े ऐसा ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे जी होंगे। बिल्कुल, मैं अभी यही फील कर सकता हूँ, क्योंकि अभी लोग यही बोलते हैं कि हाँ वो, क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ में कई लोग विश्वास रखते हैं कि हाँ वो ऊपर हैं और आपको देख रहे हैं। तो नीरज जी, आपने अपने शुरू के ट्रेनर जयवीर जी से लेकर अपने जर्मन ट्रेनर जो इंटरनेशनल खिताब रखते हैं 100 मीटर्स का, आपने सबका योगदान याद किया। सबसे ज्यादा योगदान किसका था, और ये जर्नी बिटवीन कोचेस और कोचेस की अहमियत कितनी है एक स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग? मुझे लगता है कि कोचेज के बिना तो खिलाड़ी बन नहीं सकता, क्योंकि अच्छा कोच जो होगा वो एक, मतलब वो एक कोच नहीं होता है, वो उसको, कोच तो एक इंसान वो अलग से है, लेकिन उसका जो एक नॉर्मल शेड्यूल है, नॉर्मल लाइफ जो उसकी चलती है, उसकी ज़्यादातर एथलीट के वर्कआउट या उसके ट्रेनिंग प्लान के बारे में सोचने में चलती है कि एथलीट का क्या प्लान, ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए, या आज क्या ट्रेनिंग करनी है, और मेरा एथलीट का कैसा उसकी फिटनेस चल रही है, तो वो ज़्यादातर एथलीट के बारे में सोचता है। तो मुझे लगता है कि एथलीट तो जितना सोचता है, मुझे लगता है कई ज़्यादा गुना कोच को कई बार उसके बारे में सोचना पड़ता है कि मेरे एथलीट के लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी। तो मुझे लगता नहीं कि बिना कोच के इतने मतलब एथलीट तैयार हो सकते हैं। और बिल्कुल जी, शुरू से ही आप जयवीर जी के बोल रहे हो, वो तो एक कोच और ऐसा कोई वो नहीं है, वो ट्रेनर, वो मेरे भाई की तरह हैं, और वो शुरू से ही मेरे साथ हैं, अभी भी, आज भी उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। बात हुई आने के बाद वहां से? बिल्कुल, उनसे हमेशा बात होती है, मिला भी, और बिल्कुल जी सभी खुश थे वो। नदीम अशरफ जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा आप उनके रोल मॉडल हैं। कैसा लगा? क्योंकि भारत में शायद हम लोग एक आम आदमी की नजर से जब देखते हैं तो हमेशा टेंशन, इंडिया पाकिस्तान मतलब टेंशन, इंडिया पाकिस्तान मतलब स्पोर्ट्स में भी एक कॉन्फ्रंटेशन। तो उन्होंने जब कहा कि आप उनके रोल मॉडल हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि जी कि खेल जो है एक आपस में मिलाने का काम करता है। अभी हम ओलंपिक्स में गए थे, तो सभी, पूरा वर्ल्ड, सभी देश के खिलाड़ी एक ही जगह पे बैठ के खाना खाते हैं, और एक ही जगह पे सभी एक गेम्स विलेज में रहते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है सभी पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि चाहे उसमें कोई भी अपने साथ कंट्री है, किसी भी देश का खिलाड़ी है,
तो उसको एक आपस में जुड़ के रहना सिखाता है स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल मैं उधर गया था, अब मैं फाइनल के लिए जा रहा था, तो मैं बस की सीट पे बैठा था और अरशद मेरे पास आगे बैठा, हमने बात भी की काफ़ी। उसने ही बताया कि जो हमारी एशियन गेम्स की फ़ोटो है वो पाकिस्तान में बहुत ही वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत अच्छी बात मानी थी कि आपस में दोनों खिलाड़ी ऐसे मिले थे। और वो हम दोनों फाइनल में थे जेवलिन के वहाँ पे ओलंपिक्स में। तो दोबारा से फिर वहाँ पे चली। अरशद बता रहा था कि जो अब्दुल खालिक थे और मिल्खा सिंह जी थे, वो दोनों इंडियन पाकिस्तान का उस टाइम पे ऐसे चलता था। तो वो ऐसे बता रहे थे कि उनकी याद दिलवा दी, ऐसे पाकिस्तान में कोई न्यूज़ चल रही थी। तो मैंने यही बोला था कि बिल्कुल हम खिलाड़ी हैं, तो एक खेल सभी देशों को जुड़ना सिखाता है। तो शायद कहीं ना कहीं आपस में लोगों को ऐसे, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान से जैसे भी है, वो आपस में प्यार से रहना चाहिए। कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि हाँ आप खेल तो ये चीज़ सिखाता है जी। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे बात की तो वो क्या एक मोरल बूस्टर था? कुछ ऐसा लगा कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि देश के सभी लोग, देश के प्रधानमंत्री मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे माता पिता से बात कर रहे हैं, उन्होंने कितना प्रोत्साहन दिया? ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात थी कि एक देश का प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों से ऐसे बात कर रहे थे। तो एक बहुत ही सभी खिलाड़ी खुश थे इस बात से। और एक काफ़ी एक अगर, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ी उस टाइम किसी से मतलब ऐसे बात नहीं करते, अपना फ़ोन वगैरह ऑफ ही रखते हैं जब वो खेलते हैं। तो पर नरेंद्र मोदी सर ने बात की और ये बोला कि आप बस बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे खेलते रहो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। या कोई मेडल जीत रहा था उसको ये बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा खेला और आप लोगों ने बहुत जूनियर बच्चों को मोटिवेट किया है और अपने देश का खेल है जो और ज़्यादा ऊपर उठेगा आपकी वजह से। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात थी कि इन्होंने सभी खिलाड़ियों से फ़ोन पे बात की। नीरज जी, चूरमा आपकी माँ ने बताया जिस दिन आप जीते गोल्ड हमारे साथ, और मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे चैनल पर टाइम्स नाउ नव भारत पर दोनों ने एक दूसरे से बात करी और उन्होंने कहा आपको चूरमा बहुत पसंद है। तो चूरमा का कमाल है, खाने में और क्या क्या अच्छा लगता है जो आप थोड़ा सा चीट करने का समय मिलेगा? बस मैं थोड़ा जब ट्रेनिंग पे इतना नहीं होता हूँ तो मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि फिर ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी है। तो मतलब जब ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग पे नहीं हूँ, घर पे जाता हूँ, सबसे तो मैं अच्छा क्या सब कुछ लगता है? घर का खाना कुछ भी हो उसमें। चूरमा एक क्या है कि हरियाणा का एक वो है, एक जाना माना एक डिश है। तो चूरमा उसको सभी पसंद करते हैं हरियाणा में, तो वो मुझे इसलिए पसंद है। और मैं जानती हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत लोगों से मिलना है आपको, और मैं जल्दी आपको छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल पब्लिक का है तो पब्लिक के कुछ बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक 5वीं क्लास का बच्चा है, नोएडा के पब्लिक स्कूल से ये पूछ रहा है कि अगर मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूं पार्थव, मुझे जैवलिन में अगर गोल्ड जीतना है तो मुझे कब से ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए? 5वीं क्लास का अगर वो बच्चा है तो धीरे धीरे नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू करे। और जब वो उसको लगे कि हाँ, क्योंकि हर गेम में हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जेवलिन करनी है तो जेवलिन ही शुरू करूँ। हर गेम खेले वो, और जो उसको पसंद आए उस गेम को, क्या पता उसको बॉक्सिंग पसंद आ जाए या दूसरे गेम में उसका इंटरेस्ट हो जाए। और अगर जेवलिन नहीं पसंद है तो सबसे पहले अपनी फिटनेस करे, हर स्पोर्ट्स में वो एक्टिव हो। उसके बाद वो, उसके पास टाइम है तो वो 1-2 साल में जेवलिन शुरू कर सकता है, लेकिन उसको जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो अभी से शुरू कर सकता है वो। और भव्या है, ये भी दिल्ली की एक पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हैं, 8th स्टैंडर्ड से। उन्होंने पूछा है कोरोना काल में आपने कैसे ट्रेनिंग की? कोरोना काल में जी मैं बोलूँगा कि हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का और साई टॉप्सिन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और मेरे स्पॉन्सर है JSW स्पोर्ट्स, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा कैंप था वो कोरोना के टाइम पे भी चल रहा था, तो वो बहुत ही एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी वो टाइम था। और वो चाहते तो हमको घर भी भेज सकते थे कि भाई बहुत अभी खतरा है और आप घर पे जाओ और आप रेस्ट करो, लेकिन उन्होंने कैंप करके रखा क्योंकि ओलंपिक्स के लिए वो चीज़ ज़रूरी थी, ट्रेनिंग हमारी। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वहाँ पटियाला NIS में,
वो शुरू हो गई थी। थोड़े दिन लॉकडाउन रहा, लेकिन हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के एक खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो वो मुझे लगता है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो ये डिसीजन लिया था कि हम कैंप कंटिन्यू रखेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल था। नीरज जी, आपने कल कहा था कि आप जब से जीते हैं गोल्ड जेब में लेकर घूम रहे हैं, है जेब में? अभी खाना खाया था जी, पर हाँ बिल्कुल अभी वहां पे रखा है मेरा। तो आपका मेडल जब तक आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप दोहरा देंगे जैसे आपने कहा था, गाड़ दिया पापा लठ कैसे कहा था? हरियाणवी में होता है कि लठ गाड़ दिया, तो वो चीज़ एक हरियाणवी में बोली थी मैंने घर पे, तो घर वाले ही बोल रहे थे कि लठ गाड़ दिया, तो उस चीज़ का एक बहुत ही और आज ये गोल्ड मेडल है जी। अमेजिंग, Thank you. अमेजिंग। आप एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ यंग इंडियंस के लिए, पर एक पूरी जेनरेशन के लिए जिन्होंने देखा है गोल्ड आपके हाथ में आते हुए, और जिन्होंने देखा है वहां पर नेशनल एंथम बजते हुए। नीरज चोपड़ा जी, क्या कहें आपसे? आप हमारे रॉक स्टार हो, आप हमारे जैवलिन स्टार हो, आप इस देश का होप, उम्मीद, सब कुछ हो। पेरिस में भी हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग जारी रहे, और सुपरस्टार आप बन गए हैं। आपने कहा सुपरस्टार बनने से बचना चाहिए, लेकिन अब एंडोर्समेंट्स के ऑफर्स आएंगे। कभी आप शैम्पू, कभी आप टी शर्ट, कभी आप जूते, कभी आप कुछ एंडोर्समेंट कर रहे होंगे, पर ये आपका दौर है। इसे एंजॉय भी करिए। थैंक यू। और बहुत बहुत हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। नीरज चोपड़ा जी, आपने देश का ना सिर्फ सीना चौड़ा कर दिया है, फक्र से हमारा सर ऊंचा कर दिया है। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।